हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। आपको पता है कि आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और धीरे धीरे हम सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसमें हमने महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी डिटेल में। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई हैं जिससे महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हम देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। धीरे धीरे हम और इस प्रोसेस को, इस क्लासेस को और आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। आप चाहें तो उसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हमारा जो महासागर और महाद्वीप के उत्पत्ति के विषय में जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जो दो चीज़ों पे काम करता है मेनली। अभी फिलहाल सागरीय अधस्थल का जो विस्तार सिद्धांत है, ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इसके बारे में जानने के बाद ही हम बहुत अच्छे से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझ पाएंगे। इसलिए ज़्यादा जरूरी अभी ये है कि हम पहले सागरीय अधस्थल का विस्तार, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महाद्वीपों के प्रवाह सिद्धांत के बाद के अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की थी, जो विग्नर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं था। धीरे धीरे समय बदलता गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड होती गई भूगोल के सिद्धांतों में, जो विग्नर के महाद्वीपीय सिद्धांत के टाइम पर नहीं था, जिसकी वजह से उस टाइम पर उनका जो सिद्धांत था वो फेल माना गया था। लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के पहले वैज्ञानिकों के द्वारा वो सारी चीज़ें खोज निकाल ली गई थी कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हैं। उसी में सागरीय अधस्थल का सिद्धांत, सागरीय अधस्थल का जो विस्तार है वो सामने आया था। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया था। यह देखा गया कि महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, निम्न तथ्य हैं? कुछ निम्न तथ्य देखे गए थे जिसमें महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार एक सामान्य क्रिया है, और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। जिस स्थान पर महासागर है, महाद्वीप है, उनके बीच में ऐसे कुछ कटकों का निर्माण होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि कटक क्या चीज़ है, और उन कटकों में से लगातार ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और ये जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है इससे बहुत ही अधिक मात्रा में लावा बाहर निकलता है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता भी पाई जाती है। अब अगर मैं आपको बताऊं ये चीज, तो मान लीजिए ये एक कोई महाद्वीप है और ये कोई महाद्वीप है। यहाँ जो बीच में महासागर का स्थल है, महासागर का जो क्षेत्र है, ये इसमें बीच में कुछ कटकों का निर्माण हो जाता है। यहाँ छोटे छोटे कटकों का निर्माण हो जाता है। मानिए ये ऐसे कोई महाद्वीप है। मैं भी मैप तो नहीं बना रही हूँ सही से, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे महासागर का क्षेत्र है, और महासागर के क्षेत्र में यहाँ पर कटकों का निर्माण हो जा रहा है, कटकों का निर्माण हो जाता है, और इन्हीं कटकों से ज्वालामुखी का निरंतर उद्गार होता जा रहा है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानें नवीनतम होती हैं। महासागरों के कटकों के समीप की जो चट्टानें होती हैं वो नवीनतम मानी जाती हैं। कटकों के सिर से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक मानी जाती है। अगर मैं ये प्लेट बनाऊं, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, यहाँ पे कटक है, इन क्षेत्र पर कटकों का निर्माण हुआ है। तो जो कटक के समीप की चट्टानें हैं, मतलब यहाँ पे जो कटक के समीप की चट्टानें हैं, ये जो कटक के समीप की चट्टानें हैं, ये हमेशा नवीनतम रहेंगी, नई रहेंगी, क्योंकि ये कटक का निर्माण तो होता है नीचे से तुरंत, तो ये ताजा ताजा रहती है। और जैसे जैसे ये कटक का क्षेत्र है, ये कटक का क्षेत्र है,
और जैसे जैसे ये कटक के क्षेत्र से हम दूरी बढ़ाएंगे तो इन स्थानों पर जो चट्टान है उनकी आयु अधिकतम पाई जाती है। क्या होता है? इनकी आयु अधिकतम पाई जाती है। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं होती हैं। क्या कह रहा है? जो महासागरीय परपटी की चट्टानें हैं और जो महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा, मतलब ये जो चट्टान है इसकी अपेक्षा ये महासागर की परपटी की चट्टानें नई होती हैं। इसके साथ ही महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। क्या कहा गया कि महासागरीय परपटी की चट्टानें नवीनतम है। 20 करोड़ से भी ज्यादा पुरानी ये नहीं है, बल्कि पृथ्वी को बने कितने करोड़ साल हो गए हैं, जो कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में आपको बताया था। तो आप सोच सकते हैं कि महासागर परपटी की जो चट्टानें होती हैं वो कितनी नई हैं। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। जो हेस महोदय थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया हो रही है। उन महासागरीय पर्वतों में लगातार ज्वालामुखी के उद्गार की क्रिया हो रही है और इससे नए नए लावा की उत्पत्ति भी हो रही है। जब लावा बाहर निकलता है, जब ये लावा ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलता है तो ये परपटी को ऐसे ढकेलता है। अब कोई चीज ऐसे अंदर से निकलेगी तो उसको आसपास तो जगह चाहिए फैलने के लिए, तो वो फैलने के लिए हर चीज को इधर उधर खींच फेंकती है। मान लीजिए ये एक प्लेट है, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो लावा की उत्पत्ति हुई है वो इन प्लेटों को ऐसे ढकेलेगा, इधर ऐसे ढकेलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये जब ढकेल रहा है यानी कि पृथ्वी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब ये लावा बाहर निकलता है और ये अगल बगल की परपटियों को ढकेलता है तो इसका अंत होता क्या है? आखिर क्यों पृथ्वी भी नहीं बढ़ रही है और इसको पर्याप्त जगह भी मिल रही है? तो ये क्या हो रहा है? यही सिद्धांत हेस महोदय ने दिया जिसको सागरीय अधस्थल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। महासागरीय परपटी की अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के ना सुगड़ने पर, मतलब कि एक स्थान पर जहां कटक का निर्माण हुआ है वहां पर तो महासागरों के द्वारा महासागर में जो प्लेट है वो ढकेली जा रही है, लेकिन इसका असर दूसरे परपटी पर, दूसरे प्लेट पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। क्यों? उसका भी एक लॉजिक है जो भी आपको आगे समझ में आएगा। इसके अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्त में इसका विनाश हो जाता है। अब अगर आपको समझ पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जिस स्थान पर, मान लीजिए आपको इमेज से समझाते हैं, ये संवहनीय धाराएं पृथ्वी के अंदर चल रही हैं, ये लगातार संवहनीय धाराएं चल रही हैं और यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है और यहीं पर कटकों का निर्माण हो रहा है सागरीय परतों पर। जब ये संवहनीय धाराएं ऐसे चारों तरफ क्रियाएं करती हैं तो यही ढकेलती हैं इन परतों को दूसरे तरफ, इन परतों को दूसरी तरफ ढकेलती हैं और जिससे इस लावा को काफी जगह मिल जाती है, पर्याप्त जगह मिल जाती है। यहाँ पे जब वो पाती है कमजोर परतें तो यहाँ पर कटकों का निर्माण होता है और काफी मात्रा में लावा का उद्भेदन हो जाता है और यहाँ पर ये चक्रीय संवहनीय धाराएं चक्रीय क्रियाएं कर ही रही हैं। जब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब यहाँ पर
लावा उद्भेदन हो रहा है और ये इन परतों को यहाँ ढकेल रहा है, तो आखिर ये परतें जा कहाँ रही हैं? इनको जगह कहाँ से मिल रही है आगे स्थान पाने की? या तो ये किसी और महासागर की जगह ले रही होंगी, लेकिन नहीं, ये किसी और महासागर की जगह नहीं लेती हैं, बल्कि जहाँ पर ये संवहनीय धाराएं चक्र के रूप में काम करती हैं, वहीं पर अंत में इनका गर्त के रूप में निर्माण हो जाता है। अर्थात इनका जो ये जहाँ पर ये उचित मात्रा में बाहर चल रहे थे, ढकेले गए थे, वो आकर के यहाँ पे गर्त के रूप में काम करते हैं, यहाँ पे वो गिर जाते हैं। अब बात करते हैं स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल पृथ्वी का कठोर बाहरी भाग है, जिसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच की होती है। इसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा शामिल होता है, और यही जो क्षेत्र है, ये जो स्थल मंडल का क्षेत्र है जिसमें क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग आता है, इसी में वो सारी क्रियाएं हो रही हैं जो अभी हमने आपको पिछले इमेज में समझाया है। एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल, मेंटल के ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल के रूप में जाना जाता है। एस्थेनो का अर्थ होता है कमजोर। ये 80 से 200 किलोमीटर तक फैले लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित होता है। सॉरी, यहाँ पे 80 से 200 किलोमीटर रहेगा, यानी कि लिथोस्फीयर 80 से 200 किलोमीटर तक है, और इसके जस्ट बाद ये दुर्बलता मंडल होता है। ये बात मैं आपको बीच में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। यह अत्यधिक चिपचिपा होता है, जो कि वो दुर्बलता मंडल है उसके बारे में बात कर रही है। ये अत्यधिक चिपचिपा होता है, यांत्रिक रूप से कमजोर होता है, और इसका घनत्व क्रस्ट की तुलना में अधिक होता है। साथ ही साथ यह मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान यहीं से ज्वालामुखी से लावा ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब आइए समझते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, जिसके बारे में अभी तक हम बातें कर रहे थे, और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये है क्या चीज जिसके बारे में कभी से बातें चल रही हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 के दशक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सफलता थी। मतलब अभी तक ज्योग्राफी में इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ था, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था वैज्ञानिकों के लिए जानना कि आखिर ये प्लेटों में क्रियाएं होती कैसे हैं, कैसे ये काम करती हैं। तो जब ये सिद्धांत आया तो कह सकते हैं कि भूगोल को एक नई दिशा मिली थी। ये जो सिद्धांत है वो दो परिकल्पनाओं पे काम करता है। एक है आर्थर होम संवहन तरंग परिकल्पना, और साथ ही साथ महासागरीय अधस्थल विस्तार, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आर्थर होम संवहन तरंग का सिद्धांत क्या है। संवहन तरंग सिद्धांत महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का ही आधार है। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल में संवहन धाराओं की संभावना पर भी अपना एक विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी ऊपरी मेंटल की परतें हैं उसमें नीचे एक रेडियोधर्मी तरंगें काम करती हैं, जिनकी वजह से ही संवहन धाराओं का संचालन होता है। ये संवहनीय धाराएं ही मेंटल में तापीय संवहन क्रियाएं प्रारंभ कराती है। ये मेंटल है और ये ऊपरी क्रस्ट है जिसे हमने लिथोस्फीयर का नाम दिया था। यहीं पर ये संवहनीय धाराएं चक्रीय रूप में काम करती हैं, और ये ही ऐसे परतों को ढकेलने का काम करती हैं, और बीच में यहाँ पर कटकों का निर्माण हो जाता है महासागरीय क्षेत्रों में। इस सिद्धांत के अनुसार मेंटल पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर नीचे में रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा उत्पन्न तीव्र उष्मा बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। जो अंदर संवहनीय धाराएं चल रही थी उसमें इतनी ज्यादा ताप होता है, इतनी उष्मा होती है कि वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, और यही संवहन धाराओं का जन्म देती हैं। जहां कहीं भी इन धाराओं में के उठते अंग मिलते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट्स के विचलन के कारण समुद्र तल पर समुद्री कटकें बनती हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब ये संवहनीय धाराएं काम करती हैं तो स्थल मंडल का जो भी हल्का जो भी ऐसी परत होती है जो बहुत कमजोर होती है,
वहीं पर ये अपना उद्भेदन कर देती हैं और कटकों के रूप में ये बन जाती हैं। कई स्थानों पर इनके गिरते हुए अंग भी पाए जाते हैं। जहाँ पर जब ये गिरते हैं उन्हें हम खाइयाँ या फिर गर्त के रूप में जानते हैं, और जहाँ पर ये ऊपर उठती हैं, ये संवहन धाराओं के द्वारा जब ये ऊपर उठती हैं तो ये कटकों का निर्माण करती हैं, और जहाँ पर इनका समाप्ति होता है वहाँ पर ये गर्त और खाइयों के रूप में जानी जाती हैं। स्थलमंडल प्लेटों की गति मेंटल में मैग्मा की गति के कारण होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्थलमंडल प्लेटों की गति क्यों होती है? अभी आप तक दिमाग में आपके चल रहा होगा ना कि कोई प्लेट क्यों ऐसे अपना इधर-उधर चलती रहती है, क्योंकि जब भूकंप आया होगा तो आप ये समझे होंगे कि जब 2 परतें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, या फिर कई स्थानों पर पर्वतों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे या जानते होंगे। तो जब ये स्थलमंडलीय प्लेटों की जो गति होती है वो मैग्मा की गति के कारण ही होती है, जो कि मेंटल के अंतरीय भाग में मैग्मा जो गति करता रहता है, उन्हीं की वजह से ये स्थलमंडलीय प्लेटों में गति का कारण बनी हुई है। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, इसमें प्लेटों के गठन, गति, संगठन और भंजन के साथ-साथ यहाँ भंजन ही होगा, भ्रंशन होगा। भूवैज्ञानिक घटनाएं जैसे कि भूकंप हो गई, ज्वालामुखी हो गई, महाद्वीपीय विस्थापन और पर्वत निर्माण की जो सिद्धांत है, ये सभी गुत्थी जो है ना वो सुलझ गई थी। कब? जब ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया था। कब? ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जब आया था तो प्लेटों के गठन के बारे में, प्लेटों की गति के बारे में, प्लेटों के संगठन के बारे में, प्लेटों के भ्रंशन के बारे में, और साथ ही साथ जितनी भी भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं जैसे कि भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ये सारी क्रियाएं जो भी होती हैं वो एक सिद्धांत के आने के बाद समाप्त हो गई थी। और तभी हमने आपको कहा कि ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये स्वयं में बहुत ही बड़ा एक चमत्कार हुआ था भूगोल में। एक विवर्तनिक प्लेट विशाल ठोस चट्टान के अनियमित आकार का स्लॉट है। ये जो प्लेटें होती हैं वो विशाल होती हैं, ठोस चट्टान होती हैं और अनियमित आकार का स्लॉट होती हैं। यहाँ पे आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि सेम आकार के ही सभी सभी परतें पाई जाती हैं, सभी प्लेटें पाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप परतों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी परतों का आकार भिन्न-भिन्न है। प्लेटीय संचलन का मुख्य कारण एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय प्रक्रिया का होना है, जो कि मैंने आपको समझाया कि जब भी ऊपरी परत के नीचे जो चक्रीय संवहन क्रियाएं होती हैं उनकी वजह से ही प्लेटों में संचालन होता रहता है। स्थलमंडलीय प्लेटें पूर्णतः महासागरीय, पूर्णतः महाद्वीपीय और मिश्रित भी हो सकती हैं। जैसे कि जो हमारा विश्व है उसमें कुछ परतें महासागरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, कुछ प्लेटें जो हैं वो महाद्वीप और महाद्वीप में ही पाई जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आधी महाद्वीप में पाई जाती हैं और आधी महासागर में पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो अमेरिकी प्लेट मिश्रित प्रकार की है और प्रशांत प्लेट जो है वो पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। जो प्रशांत प्लेट है वो महासागर में ही पाई जाती है, बल्कि जो अमेरिकी प्लेट है वो महासागर के साथ साथ महाद्वीप में भी पाई जाती है। अगर भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो ये भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं जैसे कि हो गई भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गए, इनके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो प्लेट होती हैं, मान लीजिए ये प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, तो इन दोनों प्लेटों का जो ये किनारा होता है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब ये क्रियाएं करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो या तो पर्वत का निर्माण होगा, या तो ज्वालामुखी, या तो भूकंप, वो सारी क्रियाएं जो भी भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा होती हैं। तो इसीलिए ये प्लेटों का जो आंतरिक किनारा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्लेटें हैं ऐसी जो सागरीय, महासागरीय और मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे करके बहुत सारी प्लेटें हैं
जिनके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन मैप आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैप देखने के बाद ही आप समझ पाएँगे कि कौन-सा मैप कहाँ पे, कौन-सा प्लेट कहाँ पे पाया जाता है। अगर हम बात करें कि जो बड़ी प्लेटें हैं पूरे विश्व में, जो बहुत बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तो पहली तो भारतीय प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये प्लेट ऐसी हैं जो वृहद मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो उत्तरी अमेरिकन प्लेट है और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, इनको एक ही माना जाता है। तो ये चीज़ें बहुत कम लोग मानते हैं कि 7 बड़ी प्लेटें हैं। बहुत सारे लोग इस मत में रहते हैं कि 6 ही बड़ी प्लेटें हैं, क्योंकि वो जो अमेरिकन का जो उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन का जो प्लेट है, उसको लेकर के बहुत मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो दोनों एक ही है और कुछ लोग कहते हैं कि दोनों अलग-अलग है। अब अगर बात करें छोटी प्लेट जो भी हैं, उसमें अरेबियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है, नजका प्लेट है, कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट देखिए इतनी छोटी है, इतनी छोटी प्लेट है। इसके साथ-साथ कैरेबियन प्लेट इतनी छोटी है, आप देख सकते हैं मैप में। इसके साथ ही साथ अरेबियन प्लेट है, वो भी छोटी मानी जाती है। साथ ही साथ नजका प्लेट है, वो भी देखिए इतनी छोटी है। आप देख सकते हैं वो सिर्फ महासागरीय क्षेत्र में पाई जा रही है। और इसके साथ-साथ काकोस प्लेट आपने देख ही लिया, स्कोशिया प्लेट, ये सारी प्लेट हैं जो स्कोशिया प्लेट देख रहे हैं आप कितनी छोटी मात्रा में पाई जाती हैं। ये थे लघु प्लेट और वृहद प्लेट। लघु प्लेटों की मात्रा आप देख सकते हैं कि 5 है और जो बड़े प्लेट है उनकी मात्रा 7 बताई जाती है, लेकिन कहीं-कहीं पर उसको 6 ही प्लेटें मानी जाती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हो सके तो आप प्लेटों के नाम भी याद कर लीजिएगा। लघु प्लेट और वृहद प्लेट में लघु प्लेटों की संख्या 5 है और वृहद प्लेटों की संख्या 6 मानी जाती है। साथ ही साथ कुछ लोग उसको 7 प्लेटों के नाम से भी गिनते हैं। ये तो थी हमारी आज की क्लास। धीरे-धीरे हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ते हुए आगे और लेक्चर में देखेंगे कि कैसे-कैसे ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कैसे-कैसे काम करता है। इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म होता है। बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल के साथ।